हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक लेसन जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। आज हम लोग इस लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। इसमें मैंने जो है अराउंड 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि व्हाट डज द रेफरेंस टू चैपल्स इन लॉस्ट स्प्रिंग टेल अस अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रैग पिकर्स। इसमें कह रहे हैं कि व्हाट डज द रेफरेंस टू चप्पल लॉस्ट स्प्रिंग टेलर्स। कह रहा है कि लॉस्ट स्प्रिंग में जो चप्पल का रेफरेंस दिया गया है, जो चप्पल का संदर्भ दिया गया है, कह रहा है कि वह हमसे क्या बताता है, किसके बारे में। कह रहा है अबाउट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रैग पिकर्स। रैग पिकर्स के आर्थिक स्थिति के बारे में। रैग पिकर्स मतलब कूड़ा करकट बीनने वालों की आर्थिक स्थिति के बारे में। इसमें कह रहा है कि जो लेसन में चप्पल का जो रेफरेंस दिया गया है वह जो है हमें जो कचरा बीनने वाले हैं उनके आर्थिक स्थिति के बारे में क्या बताता है। इसका आंसर है द रेफरेंस टू चप्पल्स इन लॉस्ट स्प्रिंग। कह रहा है कि लॉस्ट स्प्रिंग में जो चप्पल का रेफरेंस दिया गया है टेल्स अस अबाउट द मिजरेबल लाइफ ऑफ द रैग पिकर्स। कह रहा है कि यह हमको जो है जो रैग पिकर्स हैं, जो कचरा बीनने वाले हैं, उनके मिजरेबल लाइफ के बारे में बताता है। अब यहाँ पर मिजरेबल लाइफ का मतलब दयनीय जीवन। मिजरेबल लाइफ का मतलब दयनीय जीवन। इसमें कह रहा है कि लॉस्ट स्प्रिंग नामक लेसन में जो चप्पल का रेफरेंस दिया गया है वो हमें जो रैग पिकर्स हैं, कचरा बीनने वाले, उनके दयनीय जीवन के बारे में बताता है। सेटल्ड इन सीमापुरी, जो कि सीमापुरी में रहते हैं या जो सीमापुरी में बसे हुए हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि द पेरेंट्स कैन नॉट इवन अफोर्ड टू बाई चप्पल्स फॉर द चिल्ड्रेन एंड हेंस देयर चिल्ड्रेन रिमेन बेयरफुट। इसमें कह रहा है कि द पेरेंट्स, जो उनके माता पिता हैं, उन जो रैग पिकर्स के माता पिता हैं, कैन नॉट इवन अफोर्ड टू बाई चप्पल्स, वह उन्हें जो है चप्पल भी नहीं खरीद सकते हैं, उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फॉर देयर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों की। एंड हेंस, और इसलिए देयर चिल्ड्रेन रिमेन बेयरफुट, इसलिए उनके बच्चे जो हैं वह जो है नंगे पाँव रहते हैं। बेयरफुट का मतलब नंगे पाँव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि डिस्क्राइब द आयरोनी इन साहेब्स नेम। यहाँ पर आयरोनी का मतलब क्या होता है? आयरोनी का मतलब होता है विडम्बना। क्या होता है? आयरोनी का मतलब विडम्बना होता है। तो इसमें कह रहा है कि डिस्क्राइब द आयरोनी इन साहब्स नेम, कि साहब के नाम में क्या विडम्बना है, या एक तरह से जो है व्यंग्योक्ति भी कह सकते हैं, जो व्यंग करना होता है। तो साहब के नाम में क्या क्या विडम्बना है। तो चूंकि उसका नाम तो साहब था लेकिन काम बेचारा जो है उसका जीवन साहब वाला नहीं था, तो वही उसके बारे में कह रहा है। अब इसके आंसर को देखते हैं। क्या आंसर है कि द फुल नेम ऑफ साहेब द रैग पिकर्स इज ए साहेब आलम। इसमें कह रहा है कि वह जो रैग पिकर साहेब था उसका फुल नाम, कह रहा है द फुल नेम ऑफ साहेब द रैग पिकर। कह रहा है कि रैग पिकर साहेब का फुल नाम इस साहेब आलम था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था साहेब आलम। कह रहा है विच मीन्स, जिसका मतलब होता है कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और साहेब आलम का मतलब होता है कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब इस ब्रह्मांड का मालिक, ब्रह्मांड का स्वामी को का मतलब होता है साहेब आलम। एज पर हिज नेम, कह रहे उसके नाम के अनुसार ही शुड लीव लाइक ए किंग, उसे एक राजा की भांति जीना चाहिए। उसके नाम के अनुसार जो है उसे तो एक राजा की भांति जीना चाहिए। द आयरनी इज दैट, विडम्बना यह है कि ही इज बेयर फुट रैग पिकर्स, कि वह एक जो है नंगे पैर वाला रैग पिकर्स है, नंगे पैर वाला कचरा बीनने वाला व्यक्ति है। हु लैक्स इवन द बेसिक नेसेसिटीज। कह रहा है कि जिसके पास जो है उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, मतलब जो जरूरी आवश्यकताएं हैं, उनका भी अभाव है। लैक मीन्स अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड गार्बेज मीन टू द चिल्ड्रेन ऑफ सीमापुरी एंड टू देयर पेरेंट्स। इसमें कहा है कि व्हाट डिड गार्बेज मीन। गार्बेज का मतलब क्या है?
गार्बेज का मतलब क्या था, किसके लिए? टू द चिल्ड्रेन ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के बच्चों के लिए, एंड टू देयर पेरेंट्स, और उनके माता पिता के लिए। कुल मिला के इस तरह कहेंगे कि सीमापुरी के बच्चों तथा उनके माता पिता के लिए गार्बेज का मतलब क्या था, मतलब कचरे का मतलब क्या था। अब भाई इसके आंसर को देखते हैं। देखिए इसका आंसर है फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ सीमापुरी, कह रहा है सीमापुरी के बच्चों के लिए गार्बेज इज समथिंग रैप्ड इन वंडर। गार्बेज का मतलब क्या है? गार्बेज का मतलब कह रहा है समथिंग रैप्ड इन वंडर, कोई आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ है, कोई आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ है। एज एट टाइम्स, कह रहा है कि जैसा कि समय समय पर दे फाइंड 10 और 1 रुपी नोट्स इन इट, जैसा कि वे समय समय पर जो है इसमें 10 रुपये और 1 रुपये के नोट पा जाते हैं। मतलब ये बच्चे जो है कचरा बीनते समय कभी कभी उनको 10 रुपये और 1 रुपये के नोट भी मिल जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मूल्यवान चीज़ भी उन कचरे के ढेर में मिल जाती है। फॉर देयर पेरेंट्स इट इज़ अ नेम ऑफ सर्वाइवल, सॉरी मीन्स है फॉर देयर पेरेंट्स, कह रहा है उनके माता पिता के लिए इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यह जो है जीविका का साधन है। मीन्स ऑफ सर्वाइवल का मतलब, मीन्स ऑफ सर्वाइवल का मतलब है जीविका का साधन। तो कह रहे हैं उनके माता पिता के लिए यह जीविका का साधन है। बिकॉज क्योंकि सम ऑफ इट कुड बी सोल्ड फॉर कैश, क्योंकि इसमें से कुछ को जो है नगद रूप में बेचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पूछ रहा है कि व्हाट डज साहेब लुक फॉर इन द गार्बेज डंप। देखिए यहाँ पर लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, ठीक है, इसका मतलब जो होता है तलाश करना होता है। और यहाँ पर गार्बेज डंप है, गार्बेज डंप का मतलब होता है कूड़े का ढेर। क्या होता है इसका मतलब? कूड़े का ढेर होता है। तो इससे प्रश्न पूछ क्या रहा है? इसमें कह रहा है कि व्हाट डज साहब लुक फॉर इन द गार्बेज डंप, कि जो साहब है वह कचरे के ढेर पर क्या ढूंढता है, जो साहब है कचरे के ढेर पर क्या ढूंढता है। तो किसका आंसर है कि एज फॉर द ऑथर, ऑथर के अनुसार साहब इज लुकिंग फॉर करेंसी नोट्स और कॉइन्स इन द गार्बेज डंप। साहब जो है क्या कर रहा है? इज लुकिंग फॉर, ढूंढ रहा है, किसको ढूंढ रहा है? करेंसी नोट्स, करेंसी को मतलब नोट को, और कॉइन या सिक्कों को इन द गार्बेज डंप, कर कचरे के ढेर पर। लेखक के अनुसार साहब जो है कचरे के ढेर पर नोट को या सिक्कों को ढूंढ रहा है। ही बिलोंग्स टू ए बांग्लादेशी फैमिली, कह रहा है कि वह एक बांग्लादेशी परिवार का है। दैट हैज़ माइग्रेटेड टू इंडिया, जो कि भारत में माइग्रेट कर गया था, मतलब भारत में आ गया था। ड्यूरिंग द इंडो पाक वार इन 1971, कह रहा है कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, जीविका कमाने के लिए। फिर से बता दूं, प्रश्न को फिर से बता दूं मैं एक बार। इसमें कहना है कि एज पर द ऑथर, ऑथर के अनुसार साहब इज लुकिंग फॉर करेंसी नोट्स और कॉइन्स इन द गार्बेज डंप, कि जो साहब है वह कचरे के ढेर पर करेंसी नोट्स को खोजता है और सिक्कों को खोजता है। ही बिलोंग्स टू ए बांग्लादेशी फैमिली, कह रहा है वह एक बांग्लादेशी परिवार से संबंधित है, या वह एक बांग्लादेशी परिवार का है, मतलब बांग्लादेशी परिवार मतलब बांग्लादेश में रहने वाले। दैट हैज़ माइग्रेटेड टू इंडिया, जो कि भारत आ गया, जो कि भारत प्रवास कर गया था, भारत आ गए थे ये लोग। ड्यूरिंग द इंडो पाक वार इन 1971, कह रहा है कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, अपनी जीविका कमाने के लिए, अपनी जीविका की खोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच कंट्री डिड साहेब्स पेरेंट्स ओरिजिनली बिलोंग, वाई डिड दे कम टू इंडिया। इसमें कह रहा है कि टू विच कंट्री डिड साहेब्स पेरेंट्स ओरिजिनली बिलोंग, जो साहब के पेरेंट्स थे वह ओरिजिनली मतलब वास्तविक रूप से कहाँ से बिलोंग करते थे, मतलब कहाँ के थे। जो साहब के पेरेंट्स वो जो है वास्तविक रूप से कहाँ के थे। फिर कह रहा है कि वाई डिड दे कम टू इंडिया, वे भारत क्यों आ गए। इसका आंसर है कि साहेब्स पेरेंट्स बिलोंग टू ढाका इन बांग्लादेश, जो साहब के माता पिता थे वो बांग्लादेश में ढाका से संबंधित थे। वेयर दे लिव्ड एमिस्ट ग्रीन फील्ड्स, जहाँ पर वह जो है हरे भरे खेतों के बीच रहते थे। दे एंड दी अदर रैक पिकर्स, करा कि वे और दूसरे जो है जो रैक पिकर्स थे, दूसरे कचरा बीनने वाले थे। लेफ्ट देयर होम्स, इन लोगों ने अपने घर को छोड़ दिया। एंड माइग्रेटेड टू इंडिया, और वे भारत आ गए।
भारत में प्रवास कर गए इन सर्च ऑफ ए लिवलीहुड, जीविका की खोज में। एज देयर होम्स एंड फील्ड्स वे डिस्ट्रॉयड इन स्टॉप, जैसा कि उनका उनका जो घर था और उनके जो खेत थे वह जो है तूफान में डिस्ट्रॉय हो गए थे, अर्थात तूफान में नष्ट हो गए थे। स्टॉर्म मीन्स तूफान होता है और डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि इन व्हाट सेंस, कह रहा है कि किस सेंस में या किस अर्थ में इस गार्बेज गोल्ड टू द रैक पिकर्स, जो गार्बेज है वह रैक पिकर्स के लिए गोल्ड है। इसमें कह रहा है कि किस अर्थ में जो कचरा है वह जो है कचरा बीनने वालों के लिए सोने के समान है। तो किसका आंसर है कि गार्बेज इज गोल्ड टू द रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी। कह रहा है कि सीमापुरी के जो रैक पिकर्स हैं, जो कचरा बीनने वाले हैं, उनके लिए जो कचरा है वह सोने के समान है। बिकॉज क्योंकि दे कैन सेल सम ऑफ इट फॉर कैश, क्योंकि वे जो है इसको कैश में बेच सकते हैं, नगद बेच सकते हैं। दिस इन टर्न हेल्प्स देम, कह रहा है कि दिस उनका जो यह कार्य है इन टर्न बदले में हेल्प्स देम, उनकी मदद करता है बाय फूड, भोजन खरीदने में, एंड सस्टेन देमसेल्फ, और जीवित बने रहने में या स्वयं का निर्वाह करने में। इसमें कह रहा है कि दिस मतलब इनका यह कार्य जो है अपने कोई कचरे को बेचना और पैसे लेना, कह रहा है इन टर्न बदले में कर रहा है हेल्प्स देम, उनकी मदद करता है बाय फूड, भोजन खरीदने में, एंड सस्टेन देमसेल्फ, अपना जीवन निर्वाह करने में। मोर ओवर, इससे भी बड़ी बात, इट इज़ आल्सो गोल्ड फॉर देम, इससे बड़ी बात यह उनके लिए सोने के समान है। बिकॉज क्योंकि द रैक पिकर्स एट टाइम्स फाइंड स्टे कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स इन इट, क्योंकि जो है जो रैक पिकर्स होते हैं वो कह रहा है कि कभी कभी जो है स्टे कॉइन्स, कह रहे छोटी मोटी कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स इन इट, और इसमें करेंसी नोट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मुकेश ड्रीम, मुकेश का ड्रीम क्या है, मुकेश का स्वप्न क्या है। मुकेश का कौन था, मुकेश भी एक रैक पिकर ही था। डू यू थिंक ही विल बी एबल टू फुलफिल हिज ड्रीम, कह रहा है क्या आप सोचते हैं कि वह अपने स्वप्न को पूरा कर सकता है। यहाँ पर फुलफिल का मतलब पूरा करना। फिर कह रहा है कि वाई, क्यों, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, वाई नॉट, और यदि आप नहीं सोचते तो आप ऐसा क्यों नहीं सोचते। इसमें कह रहा है क्या मुकेश जो है, मुकेश के स्वप्न क्या थे और क्या मुकेश अपने स्वप्न को पूरा कर सकता है। यदि आपको लगता है कि हाँ तो क्यों, और यदि आपको लगता है नहीं तो क्यों नहीं। तो किसका आंसर है कि मुकेश ड्रीम इज टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, मुकेश का जो ड्रीम है वह मोटर मैकेनिक बनने का है। क्या बनने का है, मोटर मैकेनिक। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मुकेश टू अचीव हिज ड्रीम, कह रहा है मुकेश के लिए इस उद्देश्य को प्राप्त करना कह रहा है कि कठिन है। जैसा कि हिज फोर्स्ड, जैसा कि उसे बाध्य किया जाता है टू फॉलो हिज फैमिली ट्रेडिशन, अपने परिवार की परंपरा को जारी रखने के लिए, विच ही मे और मे नॉट बी एबल टू, कह रहा है जिसे वह करे या जिसे वह करने के या न करने के योग्य हो फिर भी। कह रहा है कि हाउएवर, कुछ भी हो, हिज विल टू वर्क हार्ड, उसकी विल मतलब उसकी इच्छा, टू वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करने की, एंड हिज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, और उसका जो है दृढ़ निर्णय या दृढ़ निश्चय, कुड मेक हिम अचीव हिज ड्रीम, कह रहा है उससे जो है उसके स्वप्न को पूरा करा देगा, या वो अपने स्वप्न को अपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन पर, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति पर उसको पूरा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। इसमें कह रहा है कि हाउ किस प्रकार इज मुकेश डिफरेंट, मुकेश अलग था, फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद के दूसरे चूड़ी बनाने वालों की। इसमें कह रहा है किस प्रकार मुकेश जो है फिरोजाबाद के जो अदर बैंगल मेकर्स थे, जो दूसरे चूड़ी बनाने वाले थे, उनसे किस प्रकार डिफरेंट था, किस प्रकार भिन्न था। इसका आंसर है कि मुकेश हैड द करेज टू ड्रीम, कह रहा है इसमें मुकेश को स्वप्न देखने का साहस था, कह रहा है ड्रीम भी, कह रहा है बड़ा स्वप्न देखने का साहस था, इन स्पाइट ऑफ ऑल एडवर्सिटी, कह रहा है कि अपनी सभी
अपनी सभी जो है विपत्ति के बावजूद, वेयर जबकि हिज फैमिली मेम्बर्स, उसके परिवार के सदस्य, एंड द अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद के दूसरे चूड़ी बनाने वाले लोग हैड रेजाइन टू देयर फेट, कह रहा है कि उन्होंने अपने भाग्य के सामने क्या कर दिया था, अपने भाग्य के सामने उन्होंने समर्पण कर दिया था। एंड हैड सप्रेस्ड ऑल देयर होप्स, और उन्होंने अपनी सारी आशाओं को दबा दिया था, एंड डिजायर्स, अपनी इच्छाओं को दबा दिया था, टू फॉलो द गॉड गिवन लाइनेस ऑफ बैंगल मेकिंग, कह रहा है कि किसको फॉलो करने के लिए, कह रहा है कि भगवान के द्वारा प्रदत्त इस चूड़ी बनाने वाली जाति के लोगों को फॉलो करने के लिए जो है उन्होंने अपनी आशाओं तो अपनी इच्छाओं को दबा दिया था। यहाँ गॉड गिवन लाइनेस का मतलब क्या है, इसका गॉड गिवन लाइनेस का मतलब है कि ईश्वर प्रदत्त जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट जॉब डिड साहेब टेकअप, वाज ही हैप्पी। इसमें कह रहा है कि व्हाट जॉब डिड साहेब टेकअप, साहेब ने कौन सा जॉब कर लिया था। वाज ही हैप्पी, क्या वो खुश था, साहब ने कौन सा जॉब किया था, क्या वो खुश था। इसका आंसर है कि साहेब टुक, सॉरी यहाँ पे टुक रहेगा, ठीक है, इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा, ये जहाँ टू लिखा है वहाँ पे टुक रहेगा, TOOK, ठीक, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें कह रहा है साहेब टुक अप वर्क एट टी स्टॉल, साहब ने जो है एक चाय स्टॉल के पास जो है काम पकड़ लिया। वेयर ही हैड टू परफॉर्म सेवरल ऑफ जॉब, जहाँ पे उसे कई प्रकार के काम करने पड़ते थे, इंक्लूडिंग गेटिंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ, जहाँ पर उसे जो है इस कार में मिल्क बूथ से, मिल्क की दुकान से जो है उसको मिल्क भी लाना होता था, मतलब दूध वाले के यहाँ से उसे दूध भी लाना होता था, उसे कई काम करने पड़ते थे, जिसमें क्या था कि दूध वाले के पास से दूध भी लाना पड़ता था। ही वॉज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं था। एज ही हैड लॉस्ट हिज इंडिपेंडेंस, जैसा कि वो अपना इंडिपेंडेंस खो चुका था, इंडिपेंडेंस मतलब अपनी वह स्वतंत्रता खो चुका था। एंड हेंस ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और इस प्रकार जो है वह अब अपना मालिक नहीं रह गया था, वह अब अपना स्वामी नहीं रह गया था, अब वह किस पर निर्भर हो गया था, अपने चाय की दुकान को जो मालिक था उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट, इन स्पाइट ऑफ डिस्पेयर एंड डिजीज। इन स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, क्या होता है, के बावजूद। डिस्पेयर मीन्स निराशा और डी में बीमारी, तो इसमें कह रहा है कि निराशा और बीमारी के बावजूद, वह निराशा और बीमारी कह रहा है कि परवेडिंग, जो छाई हुई थी, द लाइफ्स ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन, कह रहा है कि गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों के ऊपर, गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों के जीवन के ऊपर जो निराशा और बीमारी छाई हुई थी, उसके बावजूद दे आर नॉट डिवाइड ऑफ होप, वह आशा से वंचित नहीं थे, मतलब उनके अंदर आशा थी, वह निराशा और बीमारियों से ग्रसित थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर क्या थी, वह करा इसमें ही वॉज नॉट डिवाइड ऑफ होप, वह आशा से वंचित नहीं थी। हाउ फार डू यू एग्री, आप इस बात से कितना सहमत हैं, इस बात से आप कितना सहमत हैं। देखिए इसका आंसर है, कह रहा है कि आई एग्री, मैं सहमत हूँ, दैट की दी स्लम चिल्ड्रन, कि जो गंदी बस्तियों के बच्चे हैं, आर नॉट डिवाइड ऑफ होप, वह जो है आशा से वंचित नहीं है, मतलब उनके अंदर आशा है। एज साहेब, जैसा कि साहेब रैग पिकर्स, जैसा कि कचरा बीनने वाला साहेब जो है, इस एगर टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाने के लिए उत्सुक है, एंड लर्न, और सीखने के लिए उत्सुक है। एंड मुकेश, और मुकेश हु मेक्स बैंगल, जो कि चूड़ियाँ बनाता है, ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक, वह जो है एक मोटर मैकेनिक बनने के स्वप्न को देखता है। इसका मतलब अपनी निराशा और बीमारियों के बावजूद जो है इनके अंदर आशा जागृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, यह जो है नंगे पैर रहने का ट्रेडिशन है, नंगे पैर रहने की परंपरा है, ठीक है। अब आगे डैश डैश दिया है, एक जगह वहाँ पर राइटर बोलता है, उनको नंगे पैर देखता है तो वो उसके बारे में वह कमेंट वह पूछता है, तो वो कहता है नहीं, कोई कहता है नहीं, मेरी माँ जो है उसको टारी पर टांग दी है, वो उतारना नहीं चाहती है, ऐसे तमाम बहाने बनाते हैं, तो उसी के बारे में वो करा है। इट इज़ अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, अब उसी पर कमेंट करना है, उसी प्रश्न में नीचे है, और जो यहाँ पर कह रहा है राइटर, इट इज़ ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट, यह
नंगे पैर रहने की परंपरा है। कह रहा व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी टुवर्ड्स वेयरिंग शूज। कह रहा है कि जूते पहनने के बारे में सीमापुरी के जो रैग पिकर्स हैं उनका क्या दृष्टिकोण है। इसमें कह रहा है व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी टुवर्ड्स वेयरिंग शूज। जूते पहनने के संबंध में जो है, जो सीमापुरी के जो कचरे बिनने वाले हैं उनका क्या एटीट्यूड है, क्या दृष्टिकोण है उनका, या वह क्या सोचते हैं, ऐसे भी कर सकते। इसका आंसर है कि सम ऑफ द चिल्ड्रेन इन सीमापुरी वांट्स टू वेयर शूज। सीमापुरी के कुछ बच्चे जो है जूते पहनना चाहते हैं, बट ए लॉस नंबर ऑफ देम हैव टू स्टे बेयर फुट। कह रहा है कि लेकिन जो है उनके, कह रहा है कि उनके भी जो, बट ए लॉस नंबर ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे हैव टू स्टे बेयर फुट, उनको नंगे पैर ही रहना पड़ता है। एज दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाई ए पेयर ऑफ शूज, जैसा कि वह एक जोड़ी जूते खरीद नहीं सकते हैं, एक जोड़ी जूतों को खरीदने के लिए अफोर्ड नहीं करते हैं। दे स्टेट, वे कहते हैं कि इट इज़ अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, क्योंकि यह जो है नंगे पैर रहना एक परंपरा है। एज एन एक्सक्यूज, जैसा कि यह एक बहाना है, टू हाइड देयर ग्रिंडिंग पॉवर्टी, अपनी जो है इस निर्दयी गरीबी को जो है छुपाने के लिए, यही सत्यतिक गरीबी को छुपाने के लिए यह एक एक्सक्यूज है, एक बहाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई साहेब अनहैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। रहा कि साहेब जो है टी स्टॉल पर काम करके खुश, वह जो है वह दुखी क्यों है। अनहैप्पी मतलब दुखी होता है। तो वही कह रहा है कि जो साहेब है वह चाय की दुकान पर काम करके दुखी क्यों है। इसका आंसर है कि साहेब इज़ नॉट हैप्पी, साहेब जो है वह खुश नहीं है, वर्किंग एट द टी स्टॉल, चाय की दुकान पर काम करके। एज द ऑथर नोटिसेस, जैसा कि लेखक ध्यान देता है, दैट की हिज फेस हैज लॉस्ट इट्स केयरफुल लुक, क्योंकि उसका जो चेहरा है यह अपना जो है केयरफ्री लुक खो चुका है। केयरफ्री लुक मतलब वह जो चिंताओं से रहित भावना है उसको खो चुका है। मतलब जो स्वतंत्र भावना थी, वो अपना काम करता था, कूड़ा कचरा बीनता था तो जब मन करता बीनता था, जब मन करता था तो नहीं बीनता था। लेकिन वही करा कि वह जो केयरफ्री लुक था उसके चेहरे पर वो गायब हो चुका था, क्योंकि अब चाय वाले दुकान पर काम करता था, उससे काम जो है उसके आदेश के अनुसार करना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि विच मेक्स इट एविडेंट, जो यह स्पष्ट करता है, दैट की ही इज़ नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं है। ही हैज़ ऑल्सो लॉस्ट हिज इंडिपेंडेंस, वह अपनी स्वतंत्रता भी खो चुका है। एंड इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और वह अब अपना मालिक भी नहीं रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाइवल ऑफ सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। इसमें कह रहा है कि सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है रैग पिकिंग। सर्वाइव मतलब जीवित रहना। सीमापुरी में जीविका का मतलब क्या है, जीविका का मतलब है रैग पिकिंग, अर्थात कूड़ा बीनना, कचरा बीनना। कमेंट करा, इस बात पर कमेंट करिए, अपनी टिप्पणी दीजिए। इसका आंसर है रैग पिकर्स हु लिव इन सीमापुरी ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली आर वेरी पुअर। इसमें कह रहा है कि वे रैग पिकर्स जो कहाँ रहते हैं, कह रहा है कि वो दिल्ली के आउटस्कर्ट पर रहते हैं। कह रहा है रैग पिकर्स हु लिव इन सीमापुरी ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली, वे लोग जो दिल्ली के सीमा पर, जो दिल्ली की जो है वायु सीमा पर सीमापुरी में रहते हैं, दे आर वेरी पुअर। कह रहा है ये लोग जो है बहुत गरीब हैं। दे डू नॉट हैव ए प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम, उनके पास जो है इनकम का प्रॉपर सोर्स नहीं है, मतलब उनके पास जो है आय का एक उचित साधन नहीं है, एक उचित स्रोत नहीं है। एंड हेंस, और इसलिए हैव टू रियलाई ऑन रैग पिकिंग, उन्हें जो है कचरे कूड़ा करकट बिनने वाले काम पर उनको निर्भर रहना पड़ता है। रिलाई का मतलब निर्भर रहना। कह रहा है कि हेंस, इसलिए हैव टू रिलाई ऑन रैग पिकिंग, उन्हें रैग पिकिंग पर अर्थात कूड़ा करकट बिनने वाले काम पर निर्भर रहना पड़ता है। एज इट इज़ दी ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, जैसा कि उनके लिए जीवित रहने का यही एकमात्र साधन है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वाई कुड दी बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू ए कोऑपरेटिव।
इसमें कह रहा है कि जो बैंगल मेकर्स हैं, जो चूड़ियाँ बनाने वाले लोग हैं, वो कह रहा है कि वे अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर सकते हैं इनटू एक कोऑपरेटिव में। अर्थात ये जो बैंगल मेकर्स हैं, जो चूड़ियाँ बनाने वाले हैं, कह रहा है कि वे संगठित होकर एक सहकारी संस्था की स्थापना क्यों नहीं करती, एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना देती कि सहयोग के आधार पर वे अपना काम करें। तो इसका आंसर है कि द बैंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देम। जो चूड़ियाँ बनाने वाले लोग हैं वो अपने को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, अपने को संगठित नहीं कर सकते हैं इनटू ए कोऑपरेटिव, एक सहकारी के रूप में, एक सहकारी के रूप में जो है अपने को संगठित नहीं कर सकते। बिकॉज क्योंकि दे वर ट्रैप्ड, क्योंकि वे ट्रैप्ड इन द क्रूल सर्कल ऑफ द साहूकार्स, मिडलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट एंड पॉलिटिशियन। यानी कि दे वर ट्रैप्ड क्योंकि वो फंसे हुए थे। कहाँ? इन द क्रूल सर्कल, एक निर्दयी दुष्चक्र में। किसके? आप साहूकारों के, मिडलमैन दलालों के, पुलिसमैन के, ब्यूरोक्रेट्स अफसरों के एंड पॉलिटिशियन और राजनीतिज्ञों के एक क्रूल दुष्चक्र में फंसे हुए थे। इफ दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, यदि वह जो है ऑर्गेनाइज होने का प्रयास करते, दे वुड बी बिटेन, तो उनको पीटा जाता बाय पुलिस के द्वारा एंड पुट इन जेल, और उनको जेल में डाल दिया जाता। तो स्टूडेंट्स, यह रहा लॉस्ट स्प्रिंग का ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और पर्याप्त क्वेश्चन मैंने लगभग 15 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया है, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये लेसन के काफ़ी भाग को जो है कवर कर लेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू।